हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हमको पढ़ाना है राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि राइट ऑफ श्योरिटीज़ के बारे में, कि राइट्स जो होते हैं, श्योरिटी के जो राइट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो श्योरिटी के राइट्स होते हैं तो वो आपके प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट होते हैं, क्रेडिटर के अगेंस्ट होते हैं और को श्योरिटी के अगेंस्ट हो सकते हैं। ठीक है। 3 टाइप ऑफ राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड को श्योरिटीज। ठीक है। तो मैंने आपको प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट राइट्स बताए थे कि जो श्योरिटी होता है, श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट्स रखता है, तो वो मैंने आपको डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में, कि जो हमारा श्योरिटी होता है वो प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट 2 टाइप्स के राइट्स रखता है। पहला है राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट टू इंडेमनिटी। सब्रोगेशन मतलब उसकी जगह लेना। ठीक है। सब्स्टिट्यूट। ठीक है, उसकी जगह लेना जो क्रेडिटर के राइट्स थे। एक बार सारे पेमेंट करने के बाद श्योरिटी जो होता है वो क्रेडिटर के राइट्स हासिल कर लेता है। ठीक है। फिर इसके बाद इंडेमनिटी की बात आई थी, राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि जो श्योरिटी होल्डर है, ठीक है, उसको कोई उस कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए कुछ नुकसान हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई उस पर केस वेस हो गया है और केस में जो खर्चा वगैरह आया है, तो वो केस का जो खर्चा वगैरह जो होता है, कॉस्ट होती है, वो बाद में प्रिंसिपल डेटर से वसूल कर सकता है। ठीक है। इसके साथ ही जो गारंटी जो उसने पे की थी, जो भी डेब्ट था वो पे किया था, उसको भी वो बाद में डिमांड कर सकता है, मांग सकता है। ठीक है। तो ये हमने आपको श्योरिटी, राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर बताया था। इसके आगे का हम बताएंगे आपको राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, कि क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट है। देखिए इसमें लिखा है राइट्स अगेंस्ट क्रेडिटर, इसमें आपका दिखाया राइट टू सिक्योरिटीज़। ठीक है। सेक्शन 141 में बताया गया, डिस्कस किया गया है राइट टू सिक्योरिटी। सेक्शन 141 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141, देखिए सेक्शन 141 क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 श्योरिटी, ये सेम ही चीज़ है, सेट ऑफ और ये ठीक है। इसमें आपको सिर्फ सिक्योरिटी वाला ही पढ़ना है अभी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 श्योरिटी राइट्स टू बेनिफिट्स। सेक्शन 141 में बताया गया है कि जो श्योरिटी होता है, श्योरिटी राइट्स टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो क्रेडिटर होता है उसके पास जो सिक्योरिटी होती है उसका फ़ायदा भी वो उठा सकता है। ठीक है। उसका फ़ायदा उठाने का भी अधिकार होता है। अब ये फ़ायदा कैसे उठाया जाएगा, देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है तो इसमें वही लिखा है, श्योरिटी इज इंटाइटल इन टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी which the creditor has against the principal debtor at the time of giving of guarantee। मतलब ये है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जाता है तो वहाँ पे मान लीजिए जो लोन वगैरह जो होता है प्रिंसिपल डेटर को देने से पहले क्रेडिटर उससे कुछ सिक्योरिटी मांगता है, तो उसी सिक्योरिटी को वो अपने पास रखता है। ठीक है। तो जब वहाँ पे श्योरिटी आ जाता है, एक थर्ड पर्सन आ जाता है, तो बाद में वो श्योरिटी क्या हो जाती है, उस श्योरिटी की डिमांड वो कर सकता है। क्योंकि इन केस मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसके बिहाफ पे श्योरिटी ने पेमेंट कर दी, तो पेमेंट करने के बाद सारी जो सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास थी वो सारी अब सिक्योरिटी किसके पास आ जाएगी, हमारे श्योरिटी के पास। इसीलिए वो बोला गया है सेक्शन 141 में कि श्योरिटी राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी, मतलब क्रेडिटर के पास जो सिक्योरिटीज थी उनको भी पाने का अधिकार रखता है, उसका लाभ उठाने का अधिकार रखता है। ठीक है। तो अब देखिए इसमें और भी चीज़ें हैं, लिखा है इट इज़ इमटेरियल एज टू वेदर द श्योरिटी हैज़ नॉलेज ऑफ सच सिक्योरिटी और नॉट। मतलब ये इमटेरियल है, चाहे गारंटर को पता हो या ना पता हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सिक्योरिटी को रख करके डेप्ट दिया गया है, तो उसके बावजूद भी अगर वहाँ पता भी है गारंटर को या नहीं पता है, तो भी वो सारे वो सिक्योरिटी अपने पास रखने का अधिकार रखता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट लाइन लिखा, इफ़ द सिक्योरिटी आर रिटर्न बाय द क्रेडिटर टू द प्रिंसिपल डेटर। मान लीजिए अगर
जो सिक्योरिटी थी वो वापस कर दी गई है, क्रेडिटर ने किसको वापस कर दी, प्रिंसिपल डेटर को। देन सिक्योरिटी इज डिस्चार्ज टू एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी सो रिटर्न। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सिक्योरिटी के बिहाफ पर या सिक्योरिटी रख करके कुछ उधार दिया गया था, तो मान लीजिए उसको वापस कर दिया है क्रेडिटर ने, किसको, प्रिंसिपल डेटर को। तो उसके बाद जो सिक्योरिटी की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू तक वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी, और श्योरिटी की लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। इसमें लिखा है इसमें लिखा है वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी सो रिटर्न, जितना उसने वापस किया होगा उतनी तक उसकी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो डिस्चार्ज हो जाएंगी, मतलब वो अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा है कैसे, एग्जाम्पल दे रखा है, बी लिखा है, एक मिनट, इसमें नीचे से एन पॉइंट वाइज देखिए लिखा है सी एडवांस टू बी, सी एडवांस टू बी, ठीक है। सी ने एडवांस दिया किसको, बी को। बी कौन है, प्रिंसिपल डेटर, और वो कौन ही किराएदार है, 2 लाख रुपीज़ ऑन दी गारंटी ऑफ ए ने, सी ने बी को 2 लाख रुपए दिए, किसकी गारंटी पे, ए पे। ए कौन है यहाँ पे, श्योरिटी है, सी कौन है यहाँ पे, क्रेडिटर है। सी हैज़ आल्सो फर्दर सिक्योरिटी फॉर द 2 लाख रुपीज़ बाई ए मॉर्गेज ऑफ बी फर्नीचर। मतलब ये है कि इसके पहले भी उसने 2 लाख रुपए दिए थे और उसकी जगह पे उसने मॉर्गेज की थी, उसकी फर्नीचर्स को किया था। अब मान लीजिए कि जो उसने पहले जो 2 लाख रुपए दिए थे, ठीक है, उसने जो 2 लाख रुपए पहले दिए थे, अब वो क्या हो गया है, उस मॉर्गेज को कैंसिल कर देता है, ठीक है, कि अब मैं ये सिक्योरिटी नहीं रखूँगा, ठीक है। अब क्या हो गया, सी बिकम इंसॉल्वेंट, लेकिन सी क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, मतलब दिवालिया हो गया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, सी ने क्या किया, ए पे सू कर दिया। ए कौन यहाँ पे था, श्योरिटी। फिर ऑन हिज गारंटी, ठीक है, जो उसने गारंटी दी थी, ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। मतलब ये है कि जो उसने गारंटी दी थी, मान लीजिए गारंटी का मतलब ये है, पहली बात तो ये है कि जो उसने पहले जो उधार दिया था, फर्दर डेप्ट की बात हो रही है बी पॉइंट पे, कि सी हैज़ आल्सो ए फर्दर सिक्योरिटी। उसने मतलब एक पहले भी उधार उसको दे चुका है 2 लाख रुपए तक का, और उस 2 लाख रुपए पे उसने उसके फर्नीचर को मॉर्गेज किया था। तो जब यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसको पता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू उस टाइम उसके लिए यहाँ बताया गया थी टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज। मतलब ये बताया गया इट ए डिस्चार्ज, मतलब कि जब उसको वो वाला कॉन्ट्रैक्ट दूसरा वाला पता ही नहीं था पहले वाला, कि उसने पहले भी उधार ले रखा है, उसको तो प्रेजेंट वाला ही कॉन्ट्रैक्ट पता है ना, कि मेरे रहते हुए क्या दिया गया है, क्या लिया गया है, क्या सिक्योरिटी के बिहाफ पे लिया गया है, तो उसके लिए वो लायबिल होगा, पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट की लायबिल नहीं होगा। इसलिए लिखा है ए डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द अमाउंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर जब वापस कर दिए तो उसके लिए वो लायबिल नहीं है, ठीक है। फिर लिखा है सेक्शन 141, लिखा है सेक्शन 141 द कॉन्ट्रैक्ट है इनकॉर्पोरेट द रूल ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है कि क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या, श्योरिटी क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या राइट सकता है। इसमें बताया गया है, देखिए जो इंग्लिश लॉ होता है आपका, ठीक है, इंग्लिश लॉ में बताया गया है कि वहाँ पे श्योरिटी जाने या ना जाने, ठीक है, वो जानता हो या ना जानता हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योरिटी पे उधार दिया गया, सिक्योरिटी को रख करके उधार दिया गया है, तो भी वो क्या है, उस सिक्योरिटी को अपने पास बाद में रख सकता है, ठीक है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। बट यहाँ पे इंडियन लॉ क्या कहता है, इंडियन लॉ में एक मेजर डिफरेंस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, प्रोस्पेक्टिव गारंटी की बात होती है। प्रोस्पेक्टिव गारंटी का मतलब होता है कि वो हमारे प्रेजेंट के जो भी डेप्ट हैं उन पे वो लागू होता है, ठीक है।
ना तो पास्ट में लागू होगा, ये सिर्फ फ्यूचर ट्रांजेक्शन पे लागू होता है कि आगे क्या ट्रांजेक्शन होंगे या प्रेजेंट में क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके उस समय जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किया जा रहा था उन तीनों के बीच में, उस समय जो भी उनके बीच में टर्म एंड कंडीशन लागू किए गए थे उसी को देखते हुए ही जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उस पे वो अपना अधिकार रख सकता है। पास्ट के जो भी डेप्ट वगैरह हैं, जो भी सिक्योरिटीज़ रखी गई थी उस पर उसका अधिकार नहीं होता है। मतलब पास्ट ट्रांजेक्शन के लिए जो हमारा श्योरिटी होता है वो लायबल नहीं होता है, और पास्ट सिक्योरिटी पे भी उसका कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपकी इंग्लिश कॉमन लॉ में क्या है कि वहाँ पे जो श्योरिटी होता है उसको पता हो या ना पता हो तो भी वो सारी सिक्योरिटी, चाहे वो पास्ट की हो चाहे प्रेजेंट की हो, या उसको बिना बताए उसको उस सिक्योरिटी के बारे में पता हो या ना पता हो तो भी वो अपने पास मंगा सकता है बाद में। ठीक है, इसमें आपका फोर्ब्स वर्सेस जैक्सन का केस था। इसमें देखिए क्या है, इट वॉज हेल्ड दैट सिक्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ द डेप्ट। ठीक है, जो उसने डेप्ट दिया था वो सिक्योरिटी पे दिया था। ठीक है, सिक्योरिटी ऑन द पेमेंट ऑफ डेप्ट इज इंटाइटल्ड टू ऑल सिक्योरिटी हेल्ड बाय द क्रेडिटर वेदर ही वाज अवेयर ऑफ दियर एग्जिस्टेंस और नॉट। मतलब ये है कि जो डेप्ट दिया गया था, ठीक है, वहाँ पे अगर डेप्ट जो है वो किसी सिक्योरिटी बेस पे दिया है तो बाद में अगर वहाँ इनकेस प्रोडेटर डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो वो सारे की सारे जो सिक्योरिटीज़ है उन पे क्या करता है, अपना इंटाइटलमेंट रखता है। ठीक है, इसी चीज़ को बताया गया है। भले ही लिखा है वेदर ही वॉज अवेयर ऑफ दियर एग्जिस्टेंस और नॉट, भले ही उसको पता हो या ना पता हो, इसके अस्तित्व का पता हो या ना पता हो। ठीक है, इट बिकम्स अ ड्यूटी ऑफ क्रेडिटर। मतलब ये क्या है, इसका कर्तव्य है नॉट टू लॉस और पार्ट विद सच सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल डेटर। यहाँ पे अब क्रेडिटर के ड्यूटीज बताई गई है कि क्रेडिटर का क्या राइट होता है। मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर ने उसको सिक्योरिटी दे करके कुछ उधार लिया है, तो यहाँ क्रेडिटर का भी राइट होता है कि उस सिक्योरिटी को संभाल कर रखे, उसको खोए नहीं। अगर यहाँ लिखा है लॉस ऑफ पार्ट विद द सच सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू द प्रिंसिपल डेटर विच द पोजेसेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, यहाँ पे खोने ना खोने की बात की गई कि खोना नहीं चाहिए क्रेडिटर को, उसकी ड्यूटी है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा इफ द क्रेडिटर विदाउट, मान लीजिए विदाउट द कंसेंट ऑफ सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी की कंसेंट के बिना लॉसेस ऑफ पार्ट विद सच सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी का कोई पार्ट खो जाता है। ठीक है, दिस इज एन एक्ट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ही इज डिस्चार्ज देयर बाई। मतलब अब क्या है, इंडियन लॉ में क्या है, सिक्योरिटी के बारे में पता होता है। ठीक है, सिक्योरिटी अब मान लीजिए जो आपका क्रेडिटर था उससे खो गया, वो सिक्योरिटी पेपर खो गए या कुछ भी उस दिया गया था सिक्योरिटी वो खो गया, लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब क्या है, तो वहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी होता है वो लायबल नहीं होगा। ठीक है, उसकी लायबिलिटी वहीं पे उस सिक्योरिटी पे ख़त्म हो जाएंगी जो प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को दी थी। ठीक है, वो सिर्फ डेप्ट का पैसा उसको चुकाने के लिए कहा जाएगा, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। ठीक है, फिर आपका आता है राइट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट को सिक्योरिटी। अब क्या है, आपका थर्ड राइट आता है कि सिक्योरिटी का जो राइट होता है वो को सिक्योरिटी के अगेंस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखिए राइट टू कंट्रीब्यूशन। देखिए राइट ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट को सिक्योरिटी लिखा है when two or more persons stand as surety of the same debt or obligation। मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसी कॉन्ट्रैक्ट पे अगर दो या दो से अधिक लोग उसी कॉन्ट्रैक्ट में उसी उधार के लिए अपनी सिक्योरिटी देते हैं तो उसको बोला जाता है को सिक्योरिटीज। ठीक है, इसको बताया गया है सेक्शन 146 में बताया गया है को सिक्योरिटीज के बारे में। देखिए क्या होता है, पहला इसमें पॉइंट दिया है कि क्या क्या राइट्स होते हैं। पहला है इक्वली, बात की गई है राइट टू कंट्रीब्यूशन इक्वली। मान लीजिए दो या दो से अधिक लोग हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में गारंटर, तो सबका राइट क्या होगा, इक्वली होगा। उस पेमेंट को वो लोग सब लोग मिल करके आधा आधा उसको पे करेंगे, ये बताया गया सेक्शन 146 में। राइट टू कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट सम्स की बात हुई है कि मान लो एक ही कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वहाँ पे उधार जो है जो ट्रांजेक्शन जो हुए हर दिन अलग अलग सम्स में, किसी दिन 1 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है, किसी दिन 2 लाख का,
तो वहाँ पे डिफरेंट सम्स के लिए क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं उन कोश्योरिटीज़ की, वो बताया गया है। ये बताया गया सेक्शन 147 में। फिर बताया गया इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग अ सीओटी, मतलब रिलीजिंग मतलब मुक्त करना। श्योरिटी को अगर मुक्त कर दिया गया है तो वहाँ पे जो बाकी की कोश्योरिटीज़ थी क्या वो भी अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएंगी, इसको बताया गया है सेक्शन 138 में। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसको भी जल्दी जल्दी। देखिए, राइट टू कंट्रीब्यूशन इक्वली का मतलब होता है व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर कोश्योरिटी फॉर द सेम डेप्टी, तो बता ही दिया मैंने, आइदर जॉइंटली और सेवरली, ठीक है, वेदर अंडर द सम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन वेदर विद और विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, भले एक दूसरे के बारे में पता हो या ना पता हो कि हम भी यहाँ पे गारंटर बन के आए हैं। सिक्योरिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्ररी are liable as between themselves to pay each an equal share of whole debt of the part of it which remains unpaid by the principal debtor, ठीक है। यहाँ बताया गया है जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वहाँ पे दो या दो से लोग मिलकर अब कोई गारंटी लेते हैं तो सबका ये राइट होगा, सबकी ड्यूटी होगी कि वो उस पेमेंट को इक्वली पे करें। मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर ने लास्ट लाइन में लिखा है मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल डेटर ने कुछ मतलब पार्ट पे कर दिया है तो रिमेनिंग पार्ट क्या किया जाएगा, उसको इक्वली डिवाइड किया जाएगा उन गारंटर्स के बीच में, और वो सारे के सारे गारंटर क्या करेंगे, इक्वली पे करेंगे, ठीक है। ये तो आपका हो गया। इसलिए इसमें एग्जाम्पल लिखा ए बी सी आर कोश्योरिटी टू डी, ठीक है, वो किसके कोश्योरिटीज हैं, डी के। फॉर दिस सम ऑफ 3000 रुपये, 300 रुपये का उन्होंने क्या किया है, सम ऑफ रुपीज़ लैंड टू ई, ठीक है। ई मेक्स डिफ़ॉल्ट, ई ने क्या किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया है। ए बी सी क्या है, कोश्योरिटी किसके, डी के। डी को उन्होंने कोश्योरिटी दी है, डी ने जो उधार होता है वो किसको दिया, ई को। ई क्या कर गया है, डिफ़ॉल्ट कर गया है, तो ए बी सी आर लाइबिल, ए बी सी क्या हो जाएंगे, लाइबिल हो जाएंगे एज बिटवीन देमसेल्फ टू पे 1000 रुपीज़ ईच, तीनों को 1000 रुपये पे करना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, इक्वली हो गया। फिर आपका आता है राइट टू कंट्रीब्यूट डिफरेंट सम। डिफरेंट सम में कैसे कैसे राइट्स होंगे, अब देखिए इस दूसरा पॉइंट ये बताया गया है सेक्शन 147 में, क्योश्योरिटीज हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम, इसमें भी बाउंड होते हैं, आर लाइबल टू पे इक्वली एज फॉर एज द लिमिट्स ऑफ दियर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट्स। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ए बी सी एज श्योरिटी फॉर डी, ए बी सी ही श्योरिटी देते हैं डी को, इंटर इंटू 3 सेवरल बॉन्ड्स ईच इन डिफरेंट पेनाल्टी, तीनों पे डिफरेंट पेनाल्टीज की बात की गई है, नेमली ए इन द पेनाल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़, बी इन दैट ऑफ 20,000 रुपीज़, सी इन दैट ऑफ 40,000 रुपीज़। कंडीशन फॉर डी ड्यूली अकाउंटिंग टू ई, डी मेक्स डिफॉल्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 30,000, ए बी सी आर लाइबल टू पे 10,000 रुपीज़। मतलब ये है कि वो जो यहाँ पे उसने जो श्योरिटी दी थी, ठीक है, ए बी सी ने श्योरिटी दी थी किसको, डी को, इंटर इंटू 3 सेवरल बॉन्ड्स, वो भी श्योरिटी 3 बॉन्ड्स पे दी गई थी। तो यहाँ पे तीनों पे अलग अलग सम्स बताए गए हैं। ए की पेनाल्टी बताई गई है 10,000 रुपीज़, बी की पेनाल्टी बताई 20,000 और सी की 40,000, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन फॉर है ड्यूली काउंटिंग टू ई, तो ई डी मेक्स डिफॉल्ट टू एक्सटेंट ऑफ 30,000। मान लीजिए कि 30,000 रुपये तक का अगर वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाता है, मान लीजिए सम्स तो अलग अलग थे, जो भी पेनाल्टीज़ वगैरह जो अराइज की गई सबको अलग अलग अपने अपने इक्वली पार्ट बता दिए गए कि आपको कितना पे करना है, आपको कितना पे करना है। लेकिन यहाँ मान लीजिए जो डिफ़ॉल्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जो डिफ़ॉल्ट हुआ है, जो मतलब पेमेंट नहीं हो पाई है, वो कितने तक की नहीं हो पाई, 30,000 तक, ठीक है। तो वहाँ पे सब तीनों की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, तीनों क्या करेंगे 10,000 रुपीज़ क्या करेंगे, पे करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कंटिन्यूइंग ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब मोर देन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ना। तो वहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे उस पूरे ट्रांजेक्शन को अगर ऐड करने के बाद टोटल में जो भी डिफ़ॉल्ट जितना होता है उसको फिर इक्वली डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इक्वली जो भी इनका पार्ट आएगा वो तीनों को क्या किया जाएगा, पे करना होगा, ठीक है। फिर आपका थर्ड पॉइंट आता है इफेक्ट ऑफ रिलीजिंग अ सीओटीज। अब सीओटी को रिलीज़ कर दिया गया है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, रिलीज ऑफ वन कोश्योरिटी डजंट डिस्चार्ज ऑफ अदर।
अब उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 2 या 2 से अधिक लोग थे, ठीक है, 2 या 2 से अधिक। अब मान लीजिए उसमें से किसी को एक को मुक्त कर दिया गया है, ठीक है, वेयर देयर आर को श्योरिटी रिलीज बाय क्रेडिटर, किसने किया है, क्रेडिटर ने, ऑफ वन ऑफ देम डजंट डिस्चार्ज द अदर, लेकिन किसी एक को डिस्चार्ज किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी की भी लाइबिलिटीज खत्म हो गई हैं। नीदर डज इट फ्री द श्योरिटी सो रिलीज फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर श्योरिटी इन द केस ऑफ श्रीचंद वर्सेस जगदीश प्रसाद किशन चंद AIR 1966। मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर 3 लोग हैं, मान लो 3 लोग हैं, तीनों में से एक को किसी ने, एक को क्रेडिटर ने कहा है कि तुम्हारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तुम्हें अब गारंटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। तो बाकी के 2 जो बचे होंगे उनका ये मतलब नहीं कि मुझे भी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो ख़त्म हो गया, ठीक है, चैप्टर। ये आपको बताया गया सेक्शन 138 में, ठीक है। चलिए, तो आगे के जो टॉपिक्स बचे हुए हैं आपका डिफरेंस बचा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन इंडेमिनिटी एंड गारंटी, इसको हम नेक्स्ट डे आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।